एक जमाने का जिक्र है। एक बहुत अमीर आदमी था। उनकी 3 बेटियां थीं। उसमें से 2 बहुत ही लालची और मतलबी थीं, पर उनकी तीसरी बेटी का दिल बहुत साफ था। एक दिन उनके वालिद को खबर मिली कि उनके कुछ जहाज समंदर के तूफान की वजह से डूब गए। उनका सब कुछ खत्म हो गया, बस बाकी रह गया तो उनका घर। दोनों लालची बहन इस बात से जरा परेशान थीं। वो पूरे दिन खड़े खड़े बस बुराइयां कर रही थीं। घर का सारा काम बस ब्यूटी ही कर रही थी। थोड़े ही दिनों बाद उनके वालिद को मालूम पड़ा कि उनका एक जहाज समुंदर के किनारे पर पहुंच चुका है। वो उस जहाज तक जाने के लिए तैयारी करने लगे। जाने से पहले उन्होंने अपनी बेटियों से पूछा, आप तीनों के लिए क्या लेकर आना है? ड्रेस, शूज, ब्रेसलेट और नेकलेस। और तुम्हारे लिए बेटी, बताओ क्या चाहिए तुम्हें? बस एक गुलाब का फूल डैडी। काफी लंबे सफर के बाद उनके वालिद उस जहाज तक पहुँचे। ना उसमें कोई सामान था और अब वो जहाज किसी काम का नहीं रहा था। उदास और बहुत थक कर वो अपने घर की तरफ वापस निकल पड़े। अंधेरा होते होते वो एक जंगल में पहुँचे। वो जंगल सुनसान पड़ा था और सर्दी भी बहुत थी। बर्फ गिर रही थी। कई घंटों तक वो चलते रहे उस बर्फ पे। आखिर में एक जगह उन्हें एक महल दिखा जिसमें लाइट्स जल रही थीं। वो इस उम्मीद में अंदर गए कि कोई मदद मिल जाए। वो महल बहुत अजीब था। सभी तरफ लाइट्स जल रही थीं। डाइनिंग टेबल पर खाना भी लगा हुआ था और चिमनी भी जल रही थी, मगर इंसान एक भी नजर नहीं आ रहा था। उन्होंने आवाज भी लगाई, कोई है? पर कोई जवाब नहीं मिला। कोई है? उनको बहुत भूख लगी थी, इसलिए वो खाना खाने बैठ गए। उन्होंने खाना खाया और फिर एक नर्म मुलायम बेड पर सो गए। सुबह उठे तो उन्हें पहनने के लिए नर्म कपड़े मिले। नीचे गए तो शानदार नाश्ता तैयार था। ये जरूर किसी परी का महल होगा, वरना कोई किसी की ऐसे मदद करता है भला। वो मिली तो शुक्रिया अदा जरूर करूंगा। महल से निकलते हुए उन्हें बाग में गुलाब दिखे। उन्होंने सोचा, मैं अपनी 2 बेटियों के लिए तो कुछ नहीं ले जा रहा हूँ, कम से कम ब्यूटी के लिए तो कुछ ले जाऊं। जैसे ही उन्होंने एक गुलाब तोड़ा, जमीन हिलने लगी और हवा भी तेज हो गई। पेड़ों के बीच में से एक दरिंदा जैसा दिखने वाला बीस्ट आया। उसे देख के वो बहुत डर गए। मैंने तुम्हें इधर खाना दिया, रहने के लिए जगह दी, कपड़े दिए, और तुम मेरा गुलाब तोड़ते हो। क्या यही शराफत है तुम्हारी? वो उस बीस्ट से माफी मांगते रहे और उन्होंने बताया कि वो एक गुलाब अपनी बेटी के लिए ले जाना चाहते थे। तुम्हारे किए के लिए तुम्हें सजा मिलेगी। मुझे माफ कर दीजिए। मैं तुम्हें एक शर्त पर माफ कर सकता हूँ। तुम्हारी 3 बेटियां हैं, अगर उनमें से एक मेरे साथ यहाँ रहना शुरू कर दे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। बताओ मुझे, तुम क्या करना चाहते हो? वो बहुत अफसरदा होके अपने घर की तरफ जाने लगे। घर पहुंचते ही उनके वालिद ने अपनी कहानी उन 2 बेटियों को बताई और उन्होंने बीस्ट की शर्त को अनसुना कर दिया। ब्यूटी ने आके बोला, डैडी, अगर आप कहें तो मैं बीस्ट के पास चली जाती हूँ। दोनों बहनें बहुत खुश हो गईं, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये सब ब्यूटी की ही गलती थी।
उदास और मजबूर होके उनके वालिद ब्यूटी को लेके महल की तरफ निकल पड़े। वहां पहुंचे और देखा कि सब कुछ पहले जैसा ही था। टेबल पे खाना था और कोई भी नजर नहीं आ रहा था। उन्होंने खाना खाना शुरू किया और इतनी ही देर में बीस्ट वहां आ पहुंचा। उसे देखते ही ब्यूटी बहुत डर गई, क्योंकि बीस्ट उतना ही डरावना था जितना उसके वालिद ने उसे बताया था। बीस्ट ने बड़े प्यार से उससे सवाल किया, क्या आप यहाँ अपनी मर्जी से आई हैं? हाँ। तो फिर कल सुबह आपके वालिद यहाँ से चले जाएंगे और फिर दोबारा नहीं आएंगे। ब्यूटी जब अगली सुबह उठी तो उसके वालिद जा चुके थे और मजेदार नाश्ता उसका इंतजार कर रहा था। वो कुछ देर बाग में टहल रही थी। गुलाब देखते ही वो उदास हो गई। फिर वो महल के अंदर गई। एक दरवाजा गुलाब से भरा हुआ था। उसे कुछ समझ नहीं आया और वो अंदर चली गई। बहुत खूबसूरत तरीके से उस कमरे को सजाया गया था। उसमें किताबें, फूल और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे। उसे लगा, जो इतना प्यारा रूम सजा सकता है वो भला किसी को क्या नुकसान देगा। फिर उसने एक किताब उठाई। उसमें गोल्डन लेटर्स से लिखा था, साहिबा, आपकी ख्वाहिश मेरे लिए हुक्म है। काश मैं डैडी को देख पाती। जैसे ही ब्यूटी ने ये बोला, एक आईने में उसे उसके वालिद दिखे। ब्यूटी बहुत खुश हुई क्योंकि उसके वालिद उसके सामने आ गए थे। उसी रात डिनर के वक्त बीस्ट फिर से आया। क्या मैं आपको देख सकता हूँ ब्यूटी? ये महल आपका है तो आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, अब ये सब कुछ आपका है। अगर आप चाहें तो मैं अभी निकल जाऊंगा यहाँ से। ब्यूटी को बहुत हैरानी हुई। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या मैं वाकई बदसूरत हूँ? उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। फिर उसने सर हिला के हामी भरी। तुम मुझसे शादी करोगी या नहीं? इस बार ब्यूटी थोड़ा गुस्से में आके बोल पड़ी, नहीं। बीस्ट वापस मुड़ के चला गया, बहुत उदास होके। हर रोज डिनर के वक्त बीस्ट ब्यूटी से मिलता था और उसकी काफी देखभाल भी करता था। इसी तरह दिन गुजरते गए और ब्यूटी को बीस्ट से मिलने की आदत पड़ गई थी। काश ये जरा खूबसूरत होते। कुछ महीने और गुजरे। अब ब्यूटी को बीस्ट से कोई डर नहीं था, बल्कि उसे बीस्ट पसंद आने लगा था। एक दिन उसे शीशे में अपने वालिद बीमार दिखे। वो बीस्ट के पास गई और घर जाने का पूछा, क्योंकि उसे अपने वालिद की देखभाल करनी थी। बिल्कुल आप जा सकती हैं, लेकिन अगर आप वापस ना आई तो मैं दुख से मर जाऊंगा। मैं वादा करती हूँ कि मैं 1 हफ्ते बाद वापस आ जाऊंगी। बीस्ट ने ब्यूटी को एक अंगूठी दी। उसे अगर वो सोते वक्त निकाल दे तो वो उठेगी सीधा महल के अंदर। अगली सुबह वो अपने वालिद के घर में थी। अपने पुराने बेड पर जागी। वो अपने वालिद को देखकर बहुत खुश हुई और उसके वालिद की आधी बीमारी तो गायब हो गई उससे मिलके। दोपहर को ब्यूटी की बहनें, जिनकी अब शादी हो चुकी थी, अपने वालिद से मिलने आईं। घर में ब्यूटी को देख के उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने उसे नई चाल में फंसाने की कोशिश की। उसे यहाँ 1 हफ्ता और रोक लेते हैं। बीस्ट गुस्से में आएगा और इसे मार डालेगा। दोनों बहनें ब्यूटी के पास जाके रोने लगी और कहा उन्हें अलग अलग नहीं रहना है।
ब्यूटी ने ये फैसला कर लिया कि वो एक और हफ्ता यहीं रहेगी। कुछ दिनों में ही ब्यूटी को बीस्ट की याद आने लगी। एक रात ख्वाब में उसने बीस्ट को अपने गार्डन में बेहोश हुआ देखा। वो एकदम से घबरा के उठी। मुझे बीस्ट की बहुत याद आ रही है। उसने उसी वक्त अपनी रिंग हाथ से निकाल के रख दी और अगली सुबह वो बीस्ट के महल में उठी। वो दिन भर बीस्ट का इंतजार करती रही, पर उसकी कोई खबर नहीं थी। वो घंटों परेशान रही, पर बीस्ट की कोई खबर नहीं थी। अचानक वो गार्डन में गई। बीस्ट वहीं पड़ा था, बिल्कुल वैसे जैसे उसने ख्वाब में देखा था। ब्यूटी भागते हुए उसके पास गई और उसे गले लगा लिया। बीस्ट का दिल धड़क रहा था। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली और कुछ ऐसा कहा। मुझे लगा कि आप नहीं आओगी, इसीलिए मरने का इंतजार कर रहा था। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगे? उसी वक्त कुछ जादू जैसा होने लगा। महल की खूबसूरती दुगनी हो गई। ब्यूटी ने चमकती आंखों से चारों तरफ देखा और जैसे ही वो बीच की तरफ पलटी तो वहां एक खूबसूरत और जवान शहजादा था। उसे देखते ही ब्यूटी को रोना आ गया। आप कौन है? बीस्ट था यहाँ, कहाँ है वो? शहजादे ने उसे जवाब दिया। मैं ही वो बीस्ट हूँ। एक औरत ने मुझ पर जादू करके मुझे एक भयानक बीस्ट बना दिया था। अगर आप मुझसे शादी के लिए नहीं पूछती तो मुझे सारी जिंदगी वही बीस्ट बनकर गुजारनी पड़ती। ब्यूटी ये सुन के बहुत खुश हुई क्योंकि उसे सच्चे दिल से सच्चा प्यार मिला। ब्यूटी और शहजादे ने शादी कर ली और हमेशा खुशी से रहे। एक जमाने का जिक्र है यहाँ से बहुत दूर। एक चुड़ैल थी जिसका नाम था कैमेला। ये चुड़ैल सिर्फ उसी चीज को हाथ लगाती थी जो सोने की हो, यहाँ तक कि उसकी नौकर झाड़ू भी सोने की बनी हुई थी। ओ ब्रूमी, मेरे प्यारे ब्रूमी, हमारे पास सुनहरी बॉल खत्म हो रही हैं। हमें रेपेंजल के बाल चाहिए। तो इसके लिए तुम्हारे जहन में कोई प्लान भी तो होगा। कैमेला अपने जादुई बॉल के पास आई और उसे देखने लगी। उसने देखा कि एक बोना रेपेंजल के साथ जा रहा था। प्लान होता नहीं, उसे बनाया जाता है ब्रूमी। और जब मैंने ये कर लिया तो मैं ना सिर्फ रेपेंजल बल्कि उसके आसपास सबको अपने पास बुला लूंगी। कैमेला उबलते हुए जादू के पास आई और उसके ऊपर वो और भी भयानक जादू करने लगी। उसने उसके अंदर 2 पत्थर डाले, कुछ डोरियां, जामनी, जहर और 2 सुनहरी बॉल उस उबलते हुए जादू में डाल दी। और उसके बाद वो मंत्र पढ़ने लगी। उसके हाथ में एक छोटा सा टावर आ गया। ये तैयार है। ये तो एक टावर है। क्या ये तुम्हारा जादू है? हाँ, तुमने सही कहा ब्रोमी। ये एक टावर है जो हमें रेपेंजल तक पहुंचाना है, और यही है जो रेपेंजल को लाएगा। इंसी पिंसिया। वो तो ठीक है, लेकिन इतने से टावर में रेपेंजल कैसे आएगी? इसकी भी फिक्र मत करो ब्रूमी, इसके लिए भी मेरे जहन में एक प्लान है। उसके जादुई छोटे से टावर को लेकर कैमेला अपनी जादुई झाड़ू पर बैठी और सीधा वहां जाने लगी जहां रेपेंजल थी। और उसी वक्त रेपेंजल स्नो वाइट के महल में जा रही थी अपने दोस्त ड्रैगन, सुस्त बोनी और क्लैम्सी के साथ।
मैं एक बार फिर तुम्हारी मेहरबानियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। तुमने हमेशा मेरी जान बचाई। तुम्हें और ज्यादा एहतियात से रहना चाहिए। मुझे तो लगा था कि तुम स्नो वाइट के महल का रास्ता जानते होगे। मेरा तो ख्याल है हम सबका पार्टी में जाना नामुमकिन है और मुझे केक खाने को भी नहीं मिलेगा। इसकी फिक्र मत करो, तुम्हें पता है मुझे सारे रास्ते मालूम होते हैं। वैसे हमें कहीं रुक के स्नो वाइट के लिए कुछ गिफ्ट ले लेना चाहिए। मैंने उसके लिए फूलों का एक हार बनाया है क्योंकि उसे फ्लावर बहुत ही पसंद है। तो नेकलेस कहाँ है? अरे वो तो मुझसे पानी में बह गया, लेकिन मेरे पास उससे भी अच्छा गिफ्ट है और वो तुम। स्नो वाइट के लिए तुमसे अच्छा गिफ्ट और हो क्या सकता है? बहुत चालाक हो वैसे तुम बोने। अगर स्नो वाइट को नेकलेस पसंद है तो मैं उसके लिए फूलों का नेकलेस बना सकती हूँ। रेपुंज़ेल ने फूलों से स्नो वाइट के लिए एक बहुत ही खूबसूरत नेकलेस बनाया। क्लैम्सी ने पत्तों के साथ एक गिफ्ट बॉक्स बनाया और रेपुंज़ेल ने फूलों का नेकलेस उसके अंदर रख दिया। और वहीं चुड़ैल कैमिला चुपके से रेपुंज़ेल को देख रही थी। तुमने देखा ब्रूमी, उसके हाथ में एक बॉक्स है। अब वक्त है इस डब्बे के अंदर इस टावर को डालने का। कैमिला ने अपनी जादुई झाड़ू से एक रोशनी बाहर निकाली जो कि सीधा जाके स्नो वाइट के गिफ्ट पर लगी जो रेपुंज़ेल ने बनाया था, और उस जादू से वो डब्बा खुल गया। कैमिला ने अपने जादू से उस छोटे से टावर को उस डब्बे के अंदर रख दिया और किसी के देखने से पहले चुड़ैल ने वो डब्बा जल्दी से बंद कर दिया। तुमने देखा ब्रूमी, मेरा प्लान कितना शानदार होता है। चलो चलते हैं। कैमिला जल्दी से वहां से चली गई। बर्थडे पार्टी की सारी तैयारियों के बाद स्नो वाइट अपने महल के बाग में भागी और उस बाग में बहुत सारे लोग आ रहे थे जो बर्थडे पार्टी के लिए आए थे। चलो सब महल की तरफ चलते हैं, पार्टी शुरू होने वाली है। और स्नो वाइट के सातों बोने दोस्त बहुत परेशान थे। यहाँ क्या हो रहा है? प्यारी शहजादी, हमने आपको बताया नहीं, लेकिन सुस्त बोना सुबह से लापता है। मेरे ख्याल से वो रास्ता भटक गया या फिर उसके साथ कुछ गलत हुआ है। और बिल्कुल उसी वक्त सुस्त बोना वहां आ पहुंचा। मेरी शहजादी! बेवकूफ, इतनी देर से कहाँ थे? सुस्त बोने ने वो सब बताया जो भी उसके साथ हुआ और फिर उसने रेपुंज़ेल और उसके सारे दोस्तों को बुलाया। स्नो वाइट रेपुंज़ेल को देखकर बहुत खुश हुई। अरे ये तो बहुत ही प्यारा सरप्राइज गिफ्ट है। तुम्हें देख के बहुत अच्छा लगा स्नो वाइट। हैप्पी बर्थडे। रेपुंज़ेल ने अपने हाथों से स्नो वाइट को गिफ्ट दिया। थैंक यू रेपुंज़ेल। चलो सब महल में चलते हैं और मजा करते हैं। सारे महल के अंदर चले गए और डांस करने लगे। यहाँ तक कि रेपुंज़ेल के दोस्त ड्रैगन ने भी बहुत मजे किए। स्नो वाइट अपने गिफ्ट्स की तरफ गई। उसके बहुत सारे तोहफों में से उसने सिर्फ रेपुंज़ेल का गिफ्ट चुना। वो रेपुंज़ेल को बहुत पसंद करती थी और वो जानना चाहती थी कि उसने क्या गिफ्ट दिया है। वो कितना प्यारा टावर है, ये मुझे बहुत पसंद आया। लेकिन जैसे ही स्नो वाइट ने टावर को छुआ वो फौरन गायब हो गई और उस टावर के अंदर फंस गई। बचाओ 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 मुझे। अरे तुमने ये देखा? रेपुंज़ेल और सात बोने उसकी तरफ भागे और जल्दी से उसको उठाकर देखा। रेपुंज़ेल, ये तो टावर है जिस टावर में मुझे कैमिला ने कैद किया था। ये जरूर कैमिला की चाल है, लेकिन उसने गलत इंसान को पकड़ लिया है। समझ नहीं आ रहा अब क्या करें। हम स्नो वाइट की जान कैसे बचा सकते हैं? स्नो वाइट उस छोटी सी खिड़की में से सबको देख पा रही थी। उसको सारे लोग बहुत बड़े लग रहे थे। रेपुंज़ेल ने उसे घबराने को मना किया और उसने वादा किया कि वो उसको बचाएगी।
ड्रेडो, तैयार हो जाओ, हम असली टावर की तरफ चलते हैं। रेपेंजल अपने दोस्त ड्रैगन के ऊपर बैठी और उस टावर की तरफ जाने लगी जहाँ कैमिला चुड़ैल रहती है। जैसे ही वो वहाँ आए, कैमिला की जादुई झाड़ू ने देखा कि बॉल में से रोशनी आ रही है और उसने फौरन कैमिला को बुलाया। मैंने कर लिया, मैंने करके दिखा दिया। आखिरकार मेरे जादू ने रेपेंजल को इस टावर में बंद कर ही लिया। चलो इसे निकालते हैं। कैमिला अपनी जादुई झाड़ू पर बैठी और वहां से चली गई। जादुई झाड़ू अचानक से रुक गई क्योंकि उसको एक ड्रैगन नजर आ गया। मैंने एक ड्रैगन देखा, एक बड़ा ही भयानक ड्रैगन। नहीं नहीं नहीं, अरे वो रेपेंजल है। तो उस टावर के अंदर फंसा हुआ कौन है? मुझे नहीं पता ब्रूमी, हमें इस वक्त उस ड्रैगन को रोकना है। कैमिला ने अपनी जादुई झाड़ू से गोले फेंकना शुरू कर दिए और ड्रैगन उससे बच रहा था। रेपेंजल सही से बैठी हुई नहीं थी और इसीलिए वो बार बार उछल रही थी। ड्रेडो, ये कैमिला का जादू है, एहतियात से, हमें टावर तक पहुंचना है। ड्रैगन अपने मुंह से आग निकाल के फेंकने लगा। उसकी जादुई झाड़ू ये नहीं चाहती थी कि वो जल जाए, इसलिए वो वहां से भागने लगी। अरे रुको, अरे रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा रुक जाओ, ये मेरा ऑर्डर है। ड्रैगन और रेपेंजल उस टावर पर आ पहुंचे और रेपेंजल ने अपने बालों से सीढ़ियां बनाई। उसके बाद उसने अपने हाथ से टावर नीचे रख दिया, कमरे के बीच में। ओह अल्लाह करे ये हो जाए। मेरा ख्याल है कि अभी उस पे जादू नहीं हुआ होगा। प्लीज प्लीज वो प्लीज। छोटा बिल्ली जितना दिखने वाला टावर हिलने लगा और उसके बाद वो जमीन से उठकर उड़ने लगा और फिर अचानक से पूरे कमरे में रोशनी फैल गई और स्नो वाइट उस टावर से बाहर आ गई। स्नो वाइट, शुक्र है कि तुम खैरियत से हो। ओह रेपेंजल, तुमने मेरी जान बचाई, शुक्रिया। हमें जाना होगा स्नो वाइट, महल में सब हमारे लिए परेशान हो रहे हैं। स्नो वाइट और रेपेंजल जल्दी से स्नो वाइट के महल में जा पहुंचे। सातों बूने और सारे लोग बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने स्नो वाइट को फिर से देखा। मैं तुम्हें एक फूलों का हार देना चाहती थी स्नो वाइट, लेकिन मुझे नहीं पता था कि डब्बे के अंदर जादू आ जाएगा। तुमने मेरी जान बचाई। मेरे लिए सबसे बेहतरीन तोहफा यही है रेपेंजल। माना कि रेपेंजल और स्नो वाइट अपने अपने शहरों की शहजादियां थीं, लेकिन वो दोनों बहुत अच्छी दोस्त भी थीं, क्योंकि दोस्ती और प्यार एक ऐसा रिश्ता है जिसको कोई ठुकरा नहीं सकता। दूसरी तरफ चुड़ैल कैमिला बहुत गुस्से में थी। जब उसे पता चला कि उसने स्नो वाइट को पकड़ा था तो वो और भी गुस्सा हो गई। मुझे तो यकीन ही नहीं होता, मेरा प्लान खराब कैसे हो सकता है? मुझे यकीन नहीं होता। मुझे किसी भी कीमत पे वो सुनहरे बाल चाहिए ब्रोमी। मगर रुक जाओ, मेरे अगले प्लान के मुताबिक। एक जमाने का जिक्र है, यहाँ से बहुत दूर एक खूबसूरत शहजादी रहा करती थी जिसका नाम था सिंड्रेला। सिंड्रेला की शादी एक बहुत ही खूबसूरत शहजादे से हुई थी जिसका नाम था लियो। वो अपने महल में अपनी जिंदगी बहुत खुशी से गुजार रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ सिंड्रेला के घर
लेडी पफी और उसकी दोनों सौतेली बेटियां बहुत ही उदास और जेलस थीं। अगर मैं उस महल में रहती तो मैं भी वहाँ डांस करती, कितना मजा आता ना। और मैं भी वहाँ रहती तो दुनिया के लजीज तरीन खाने खाती। यहाँ तक कि उनकी बिल्ली भी महल में रहने के ख्वाब देखने लगी। लेडी पफी इतना गुस्सा थी कि उसने सिंड्रेला की सारी चीजें एक एक कर गैलरी से नीचे फेंकना शुरू की। ये सामान अब हमें नहीं चाहिए, ये सब फालतू हो चुका है, बाहर फेंक दो इन्हें। अचानक लेडी पफी को एक डब्बा दिखा जो कि कमरे के बिल्कुल कोने पर था। बड़ी तेजी से लेडी पफी ने उस डब्बे को खोला जिसके अंदर से एक बहुत ही पुरानी पॉकेट वॉच निकली और वो सीधा लिविंग रूम जा पहुंची। लेडी पफी की दोनों बेटियां भी ये जानना चाहती थीं कि उस पॉकेट वॉच के अंदर क्या है, इसलिए उन्होंने बटन दबाया ताकि वो उसे खोल सकें, ताकि वो देख सके कि इसके अंदर क्या है। और ये बिल्कुल एक आम पॉकेट वॉच की तरह थी, लेकिन ये घड़ी कुछ अलग थी क्योंकि ये घड़ी पीछे की तरफ घूम रही थी। अचानक उस घड़ी में से लाइट बाहर आने लगी जो कि पूरे कमरे में फैल चुकी थी। वो बहुत हैरान हुए जब उनके सामने एक परी आ गई। आखिरकार मैं इस दुनिया में वापस आ ही गई। तुम कौन हो? मैं एक बुरी परी हूँ, मेरा नाम कायराबेल है। कायराबेल को परियों की दुनिया से निकाल दिया गया था क्योंकि वो एक पत्थर दिल की परी थी। उसने लेडी पफी और उसकी बेटियों को बताया, जिस लड़की ने मुझे बचाया है वो कोई भी एक विश करे, जो चाहिए तुम्हें। वो मैं थी। कायराबेल परी ने लेडी पफी को चुना और बगैर हिचकिचाए लेडी पफी ने एक विश करना चाही। मैं चाहती हूँ कि तुम वक्त पीछे ले जाओ और शहजादे लियो से मेरी दोनों बेटियों में से किसी एक की शादी करवा दो। पत्थर दिल परी ने अपनी जादुई छड़ी हवा में घुमाई और पूरी दुनिया की घड़ियां को पीछे घुमाने लगी। और उसके बाद सिंड्रेला ने अपने आप को वापस उसी वक्त में पाया जब उसकी शादी शहजादे लियो के साथ हो रही थी। वक्त और पीछे चला गया जब सिंड्रेला उस बंद कमरे में अपने पैर के अंदर उस जूते को पहन रही थी। वो उस कमरे के अंदर वापस गई। फिर वक्त और पीछे गया जब लेडी पफी ने सिंड्रेला को बंद किया था और अपनी बेटियों के साथ उस कमरे में गए थे ताकि वो जूता पहन सकते जो शहजादे लियो ने ढूंढा था। इस सैंडल की मदद से मैं उसे ढूंढूंगा। और दोबारा घड़ी ने 12 बजाए। सिंड्रेला और लियो ने एक दफा फिर डांस किया और सिंड्रेला पंपकिन पर फिर से महल जाने के लिए तैयार थी। वक्त पीछे जाता गया। वक्त तब जाकर रुका जब तक सिंड्रेला उस पेड़ पर वापस नहीं बैठी हुई थी अपने दोस्त चैडर और मोज़रेला के साथ, और परी लियाबेल दोबारा आई। प्यारी सिंड्रेला, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ आई हूँ। ये सब क्या हो रहा है लियाबेल? शहजादा मुझे क्यों नहीं जानता? ये जरूर मेरी बहन कायराबेल का काम होगा। लियाबेल ने सिंड्रेला को उस डब्बे के बारे में बताया जो कि परियों की दुनिया में रखा हुआ था। उस डब्बे को खोलने से मना किया हुआ था, लेकिन कायराबेल ने उस डब्बे को फिर भी खोल दिया। उसने बताया कि कायराबेल बंद है एक पॉकेट वॉच के अंदर।
काफी वक्त गुजरने के बाद वो बाहर आ चुकी थी, सिर्फ और सिर्फ लेडी पफी की मदद से। उसने दिखाया कि कायराबेल भी उनके साथ है। लेडी पफी ने कायराबेल से एक बहुत बुरी विश की है और हमें उसे रोकने के लिए हमें उसे उस पॉकेट वॉच में दोबारा बंद करना होगा। मुझे मंजूर है, मगर कैसे? लियाबेल, सिंड्रेला और उनके छोटे दोस्तों ने एक प्लान बनाया। कुछ दिन और पीछे होते गए। सिपाही ने एक दफा फिर आकर दावतनामा पेश किया, लेकिन इस बार लेडी पफी की बेटियों ने सिंड्रेला को पार्टी के बारे में नहीं बताया और अपने कपड़े चुपके से पहने। और अगले दिन सिंड्रेला को पार्टी में जाने से रोकने के लिए लेडी पफी ने उसे बंद किया और अपनी बेटियों के साथ भाग गई, बगैर कुछ कहे। पार्टी में जाने से पहले कायराबेल उनके सामने आई। उसने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और कैसेंड्रा के ऊपर प्यार का एक जादू डाला। जैसे ही कैसेंड्रा पार्टी में अंदर आई, उसने शहजादे को अपने काबू में कर लिया, सिर्फ उस जादू की मदद से। शहजादा उसके करीब गया और उससे पूछा कि क्या वो डांस करेगी। क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? हाँ हाँ हाँ। दूसरी तरफ सिंड्रेला और उसके छोटे दोस्त अभी भी उस कमरे में बंद थे और परी का इंतजार कर रहे थे। व्हाइट पिजन उस छोटी खिड़की के पास आया और वो उस पुरानी पॉकेट वॉच को भी अपने साथ लाया। थोड़ी ही देर बाद प्यारी परी लियाबेल आ गई। हमें जल्दी से हेज़लनट के पेड़ पे जाना होगा। परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और अचानक सिंड्रेला और उसके दोस्तों ने अपने आप को उसी पेड़ के नीचे पाया, लेकिन पेड़ के पीछे पत्थर दिल परी कायराबेल खड़ी थी। तुम्हारा प्लान नाकामयाब हो जाएगा। सिंड्रेला अब कुछ नहीं कर पाएगी और अब तुम्हें उस वॉच के अंदर जाना होगा लियाबेल। पत्थर दिल परी ने अपनी पूरी कोशिश करी कि वो उस परी को हरा पाए और लियाबेल भी अपना जादू इस्तेमाल करने लगी। दोनों चूहे और पिजन सिंड्रेला के पीछे जा छुपे क्योंकि वो डर गए थे। लियाबेल की ताकत बढ़ती गई और आखिरकार पत्थर दिल परी हार चुकी थी और जमीन पर गिर गई थी। सिंड्रेला, घड़ी, अभी जल्दी से घड़ी को खोलो। नहीं, मुझे उस घड़ी के अंदर वापस बंद नहीं होना, नहीं। सिंड्रेला ने जल्दी से उस घड़ी को खोला और वो पत्थर दिल परी वापस उस घड़ी के अंदर जा पहुंची। दुनिया के अंदर चलने वाली तमाम घड़ियां वापस सही से चलने लगीं, लेकिन ये कहानी का इख्तिताम नहीं था। मैं पार्टी के लिए बहुत लेट हो चुकी हूँ लियाबेल। परी लियाबेल ने सिंड्रेला को अपने जादू से दोबारा कपड़े दिए और उसके जूते भी। थोड़ी ही देर बाद जादू की मदद से लियाबेल ने पिजन को एक बहुत बड़ी बर्ड में बदल दिया और सिंड्रेला पिजन के ऊपर बैठी और बगैर टाइम जाया किए महल की तरफ निकल गई। लेकिन जब वो आई, उसने देखा कि शहजादा लियो कैसेंड्रा के साथ डांस कर रहा है। मोज़रेला और चेडर शहजादे लियो के पास गए ताकि वो उसे जादू से हटा सके। दुनिया की सबसे अच्छी लड़की तो वहाँ पर खड़ी है। दुनिया की सबसे अच्छी लड़की? छोड़ो उन्हें, हम डांस करते हैं। सुनो, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है, जाओ।
जैसे ही शहजादे लियो ने सिंड्रेला को देखा, वो उससे दोबारा प्यार कर बैठा और सच्चे प्यार के जादू ने उस पत्थर दिल परी का जादू तोड़ दिया। सिंड्रेला और शहजादे लियो ने दोबारा डांस किया। मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे इस हसीन चेहरे को हमेशा से जानता हूँ। सिंड्रेला खुशी से उसके साथ डांस कर रही थी और मोज़रेला और चेडर भी डांस कर रहे थे। आखिरकार सब कुछ पहले जैसा हो गया। सिंड्रेला और शहजादे लियो ने एक दफा फिर शादी की और वो फिर से अपनी जिंदगी खुशी से गुजारने लगे। दूसरी तरफ लेडी पफी और उसकी बेटियां गुस्से से पागल हुए जा रहे थे। हम ये दोबारा नहीं कर पाए। एक जमाने का जिक्र है, एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी जिसका नाम था स्नो वाइट, जो कि रहती थी एक बहुत बड़े महल में। एक दिन स्नो वाइट अपने घोड़े के साथ जंगलों में जा रही थी। जब घोड़ा थक गया तो वो रुक गए और एक पेड़ के पास आराम करने लगे। उसी वक्त स्नो वाइट ने देखा कि आसपास बहुत सारी स्ट्रॉबेरीज हैं और वो उन्हें उठाने चली गई। ये स्ट्रॉबेरीज तो बहुत ही मजेदार लग रही हैं। मैं सारी की सारी खा सकती हूँ उसे। स्नो वाइट ने थोड़ी स्ट्रॉबेरीज ड्रैगो को भी दी और उसने उन्हें खा लिया। वो इस पूरे सफर में बहुत भूखा था। फिर वो अपने सफर पर वापस चल पड़े। दूसरी तरफ चुड़ैल हेला, जो कि स्नो वाइट की खूबसूरती से बहुत जलती थी, जंगल में घूम रही थी और यकीनन उसका सुस्त नौकर डंकॉफ भी उसके साथ था। अरे मेरी बात सुनो, कहाँ जा रही हो मेरी शहजादी? देखो मुझे इतनी स्ट्रॉबेरीज मिली है, बहुत मजे की है, खाकर तो देखो। तुम जो करते हो गलत ही हो जाता है डंकॉफ। हेला अपने नए जादू के लिए सामान इकट्ठा कर रही थी। और ये हैं कुछ जड़ी बूटियाँ, ये लो। अच्छी मेरी शहजादी, मैं सांस नहीं ले पा रहा। अच्छी क्योंकि ये छींकों की जड़ी बूटी है डंकॉफ। हेला ने अपने आप को एक जादू से छींकने से बचा लिया, लेकिन फिर भी डंकॉफ छींक पे छींक मारे जा रहा था। अच्छी और फिर पेड़ के अंदर से कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। डंकॉफ, हिलना नहीं, मैं जाके देखती हूँ कि ऐसा क्या है वहाँ पे जो चमक रहा है। जब हेला हल्के हल्के उस जगह पर जा रही थी जहाँ से रोशनी आ रही थी, स्नो वाइट भी उसी तरफ जा रही थी। तुम यहीं रुको, मैं जाके देखती हूँ कि वहाँ क्या चमक रहा है। ड्रैगो को कुछ अजीब सा महसूस हुआ, इसलिए वो उसके पीछे जाने लगा। ड्रैगो चाहता था कि स्नो वाइट रुक जाए। तुम फिक्र नहीं करो, कुछ नहीं होगा, मैं देख कर आती हूँ। एक जगह स्नो वाइट, दूसरी जगह चुड़ैल हेला हल्के हल्के चल रहे थे। जैसे ही वो करीब आए, उन्होंने देखा कि जहाँ से रोशनी आ रही थी, वहाँ असल में एक सुनहरा ताज रखा है। सोने का ताज? तुम? स्नो वाइट? हेला? हेला ने जल्दी से उस सुनहरे ताज को अपने पास रख लिया और वो फिर बोली,
ये मेरा ताज है, ये मेरा है, इसे कोई नहीं ले सकता। नहीं हेला, ये एक रॉयल ताज है और इसे असली शहजादी ही पहनती है। मैं ऐसा रूल नहीं मानती। हेला ने स्नो वाइट की बात नहीं सुनी और उस ताज को पहन लिया। लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ था। वो ताज उसके आता भी नहीं था। इससे ये तो साबित हो गया कि ये एक मामूली ताज है। मेरा ख्याल से इसलिए कि तुम असली शहजादी नहीं हो। हेला ने गुस्से से डंकॉफ को देखा। ये उस सुनहरी किताब में साफ साफ लिखा है कि ये ताज सिर्फ शहजादी ही पहन सकती है और इसकी ताकत भी वही इस्तेमाल कर सकती है। अगर ऐसा है भी तो ये ताज मेरे पास है और ये मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगी। हेला ने ताज लिया और वापस जाने लगी। स्नो वाइट भी नहीं रुक सकती थी, इसलिए स्नो वाइट ने उसका पीछा करना शुरू किया। रुको, अगर तुम मुझे ये ताज दे दोगी तो मैं तुम्हें अपनी खूबसूरती का राज बता दूंगी। क्या? अरे नहीं। हाँ, बताओ इसे, मैं कभी झूठ नहीं बोलती। हेला स्नो वाइट की खूबसूरती का राज जानना चाहती थी, इसके लिए भले उसको कुछ भी करना पड़े। चलो ठीक है शहजादी, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं होगा। एक छोटा सा जादू का शीशा उसने अपनी जेब से निकाला और उसमें से 3 बड़े बड़े डब्बे लेकर आई। उसने तीनों में से एक डब्बे में ताज रखा और उन्हें जोर जोर से घुमाना शुरू कर दिया। ये सब उस छोटे से जादुई शीशे की वजह से। तुम्हारे पास 3 चॉइसेस हैं स्नो वाइट। अगर तुमने सही बॉक्स नहीं चूज किया तो क्राउन हमेशा के लिए मेरे पास रहेगा। स्नो वाइट ने डब्बों को बड़े आराम से देखा और उनमें से एक का बताया, लेकिन वो डब्बा सही नहीं था। गलत, ताज इस डब्बे में था। अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 चॉइसेस हैं। डब्बे दोबारा से हिलना शुरू हो गए। इस बार स्नो वाइट ने बड़े ध्यान से उन डब्बों को देखा। उसने एक बार फिर एक डब्बे को चूज किया, लेकिन वो इस बार भी गलत थी। ताज इस डब्बे में था। अब तुम्हारे पास सिर्फ एक चॉइस है। अब हमें और ध्यान से करना होगा, तुम भी देखते रहना। हेला ने एक बार फिर उन डब्बों में से एक डब्बे में ताज रखा और उन्हें जोर जोर से घुमाने लगी। स्नो वाइट और उसका घोड़ा बहुत गौर से उसको देख रहे थे। आखिर में उन दोनों ने एक ही डब्बे को चूज किया और उस डब्बे में ही ताज था। नहीं, ये नहीं हो सकता, नहीं। हमने आखिरकार कर दिखाया। अब तुम इस ताज को उसके असली हकदार को दे दो हेला। नहीं, मैं इसे नहीं दूंगी। मैंने इसे पहले ढूंढा है, तो ये मेरा है। हेला ने स्नो वाइट की तरफ वो चीखने वाला पत्ता फेंका। उसके घोड़े ने उछल के उस पत्ते को अपने मुंह में रख लिया और स्नो वाइट को बचा लिया। और वो चीखने लगा जोर जोर से। हाँ, तुम्हें जाके फौरन उन स्ट्रॉबेरीज को खाना चाहिए। मुझे यकीन है कि तुम उससे ठीक हो जाओगे। उन्होंने देखा कि डंकॉफ स्ट्रॉबेरीज खा रहा है जो उसे खानी थी, और वो जल्दी से भागा ताकि वो स्ट्रॉबेरीज को पकड़ सके। इसने मेरे से स्ट्रॉबेरीज भी छीन ली। अब मैं क्या करूं?
तुम्हें अपना वादा पूरा करना चाहिए हेला, वरना मैं अपनी खूबसूरती का राज नहीं बताऊंगी। हेला को अपनी बात याद आ गई कि स्नो वाइट के सारे राज जान के रहने हैं और उसने आखिरकार स्नो वाइट को वो ताज दे ही दिया। ये इतना भी खूबसूरत नहीं है, शायद तुम्हें ये रख ही लेना चाहिए। ये लो। चलो भी अब स्नो वाइट, बता दो मुझे कि तुम इतनी खूबसूरत कैसे हो। तुम क्या खाती हो, काली मिट्टी या अपने मुंह पे कुछ लगाती हो? बता भी दो मुझे अब। स्नो वाइट अपने खूबसूरत चेहरे से हेला को देखकर बोली कि मैं तुम्हें बताती हूँ कि मेरी खूबसूरती का राज आखिरकार है क्या। इनमें से कुछ नहीं करती मैं। मेरी खूबसूरती का राज ये है कि मेरे पास एक सच्चा दिल है। क्या? नरम दिल? ये क्या बकवास है। मेरी खूबसूरती का राज छुपा है मेरे नरम दिल में, और मेरा प्यार जानवरों के लिए और कुदरत के लिए, यही मेरी खूबसूरती का राज है। स्नो वाइट ने ऐसा कहा और उसके बाद वो अपने घोड़े पर बैठी। उसके बाद उसने वो सुनहरा ताज पहना और वो गायब हो गई, सिर्फ उस ताज की मदद से। अपने दिल में छुपी अच्छाई को पहचानो। हेला और डोंकॉफ ये देखकर बहुत हैरान हो गए। तो इस ताज में गायब होने की ताकत थी। अब मैं अच्छा दिल कहाँ से लाऊं? मुझे जाके उस जादुई किताब में ढूंढना पड़ेगा। मेरे रास्ते से हटो डंकॉफ। स्नो वाइट आखिरकार अपने महल आ पहुंची, अपने सर पर सुनहरा ताज लिए। उसने अपना ताज एक बहुत ही खास जगह पर रखा और अपने शहजादे को देखने चली गई। और सातों बोनों ने भी स्नो वाइट को खुशामदीद कहा। स्नो वाइट, क्या तुम हमारे लिए स्ट्रॉबेरीज लाई हो? बहुत सारी स्ट्रॉबेरीज तुम लोगों का गार्डन में इंतजार कर रही हैं। yippee! चलो चल के खाते हैं। तुम में कितनी अच्छी काबिलियतें हैं स्नो वाइट। हर किसी के पास काबिलियत होती है अच्छा होने की। जब स्नो वाइट और उसके सातों बोने दोस्त खुशी से खा रहे थे, पत्थर दिल चुड़ैल हेला एक बहुत ही ताकतवर और एक नया जादू बनाने की कोशिश कर रही थी। मैं बहुत करीब हूँ, शायद ये हो ही गया है। अफसोस के साथ वो ये कभी नहीं समझ पाई कि वो जो जादू बना रही है उससे वो कभी भी अच्छी और खूबसूरत नहीं बन सकती। एक ज़माने का जिक्र है, पानी के ऊपर सबसे खूबसूरत महल में शहजादा एडवर्ड और शहजादी आर्या रहा करते थे। शाम में वो लोग अपने महल के कोने पर आते और सूरज को गुरूब होते हुए देखते, और सुबह के वक्त वो पानी के अंदर तैरते। सल्तनत में ये कोई नहीं जानता था कि आर्या असल में एक जल परी है। सिर्फ शहजादा ये जानता था। मेरी शहजादी, हर कोई जानना चाहता है कि तुम एक जल परी हो। तुम इसे छुपाना क्यों चाहती हो? कोई भी तुम्हारी तरह रहमदिल नहीं होता इस दुनिया में। अगर उन्हें पता चल गया कि मैं एक जलपरी हूँ। जब भी जलपरी आर्या अपना सीक्रेट बताने लगती है, उसे अपने वालिद की बात याद आ जाती है। मेरी बेटी, एक बात याद रखना, हर इंसान अच्छा नहीं होता। एक दिन आर्या और उसकी दोस्त, जो कि महल की नौकर थी, अपने कुत्ते के साथ वॉक कर रहे थे। डॉगी, जाओ जाके उसे लेकर आओ। ये डॉगी आपसे बहुत प्यार करता है शहजादी। ये बहुत प्यारा और वफादार कुत्ता है लिली। शहजादी, अगर आपकी इजाज़त हो तो एक सवाल करूं? बिल्कुल कर सकती हो। महल के नौकर, मेरे दोस्त और सब लोग सब समझते हैं
कि तुम एक जलपरी हो। क्या ये बात सच है? जलपरी आर्या ये सब सुनकर बहुत हैरान हो गई। वो जल्दी से वो सारी यादें सोचने लगी जो उसने पानी में बनाई थी। नहीं, ये सच नहीं है। मैं इंसान हूँ तुम्हारी तरह, बस मुझे समंदर और तैरना अच्छा लगता है। माफ करना शहजादी, सब ये बातें कर रहे थे तो मैं हैरान रह गई। कोई बात नहीं लिली। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं महल के अंदर जाके अपना काम करती हूँ। चलो डॉगी, चलो। जैसे ही लिली वहाँ से गई तो आर्या अपने कुत्ते के साथ महल के कोने पर चली गई। मैं बहुत उदास हूँ क्योंकि मुझे आज अपनी दोस्त से भी झूठ बोलना पड़ा डॉगी। डैगी ने पानी की तरफ देखकर तेज तेज भौंकना शुरू कर दिया। डॉगी, क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि मैं पानी के अंदर जाके अपने दोस्तों से मिलूं, है ना? जब लिली महल का काम कर 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 थक गई तो वो थोड़ी देर के लिए बैल्कनी में आ गई और उसने देखा कि आर्या नीचे खड़ी है। जैसे ही आर्या ने पानी में छलांग मारी, लिली ने देखा कि आर्या के पैर एक तेल में तब्दील हो गए। वो ये देखकर बहुत हैरान हुई और वो जल्दी से महल को छोड़ गई। उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो अपनी दोस्तों को बताने लगी कि उसने क्या देखा। दूसरी तरफ जलपरी आर्या पानी के अंदर गई और अपने वालिद से मिलने गई, उसकी बहनों और डॉल्फिन से भी, जो कि हमेशा आर्या के सवालों का जवाब देती। डॉल्फी, वहाँ के लोगों को लगता है कि मैं एक जलपरी हूँ, तो इसमें परेशानी की क्या बात है? मगर इंसान ये नहीं जान पाएंगे कि मेरे दिल में आखिर क्या है। हाँ, पर तुम तो हमेशा लोगों के साथ अच्छा रवैया रखती हो, तो वो तुम्हारे साथ बुरा क्यों करेंगे? तुम एक जलपरी हो, ये तो बहुत खुशी की बात है। क्या वो इस बात को समझ नहीं पा रहे? तुमने सही कहा डॉल्फी, एक दिन वो समझ जाएंगे। जब आर्या अपनी दोस्त डॉल्फी से बात कर रही थी, दूसरी तरफ लिली की दोस्तें ये समझ रही थी कि लिली झूठ बोल रही है। तुम्हें लगता है कि मैं झूठी हूँ? मैं एक दिन साबित कर दूंगी कि शहजादी एक जलपरी है। अब शाम का वक्त हो चुका था। लिली महल के कोने पर आई एक ग्लास के बॉक्स के साथ और उसने आर्या के आने का इंतजार किया। लिली इस बात पर दुखी थी कि उसके दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया और आर्या ने उससे झूठ बोला। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि पानी में से कोई आ रहा है, तो उसने जल्दी से वो ग्लास बॉक्स थोड़ा करीब किया और उसे पानी में फेंक दिया। जलपरी आर्या ऊपर आने की कोशिश कर रही थी और उसे पता नहीं था कि एक ग्लास बॉक्स उसका इंतजार कर रहा है, जो कि तकरीबन दिख ही नहीं रहा था। वो बस पानी से निकलने ही वाली थी और इंसान बनने वाली थी, लेकिन वो उस बॉक्स के अंदर फंस गई। जब तक उसे पता चला कि क्या हो रहा है, तो शीशे का डब्बा नीचे से बंद हो गया। बचाओ, ये क्या हो रहा है? मुझे निकालो यहाँ से। जब लिली को थोड़ी रस्सी भारी लगी तो वो समझ गई कि आर्या फंस चुकी है और उसने डब्बे को ऊपर किया। आर्या ने जब देखा कि ये लिली है तो उसकी जान में जान आई। लिली, लिली, बचाओ मुझे। मैं नहीं बचाऊंगी, तुमने झूठ बोला, तुम एक जलपरी हो। अब मैं साबित कर दूंगी अपनी दोस्तों को कि मैं झूठी नहीं थी। लिली आर्या को उस डब्बे के साथ एक सुनसान जगह पर ले गई। आर्या ने उस डब्बे से निकलने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वो बहुत तेज बंद था और वो बाहर नहीं निकल पाई। यहाँ तक कि वो अपने दोस्तों को भी नहीं बुला सकती थी। आखिरकार सुबह हो गई और लिली जल्दी जाग गई ताकि वो अपने दोस्तों को बुला सके।
उसने जल्दी से कांच के डब्बे को ढका एक कपड़े की मदद से, और छोटी जलपरी आर्या उस डब्बे के अंदर से कुछ नहीं कर पा रही थी। वो यहाँ तक कि बाहर भी नहीं देख पा रही थी। वो बहुत डर रही थी। लिली की दोस्तें आखिरकार वहाँ आ पहुँची। यह है सबूत मेरी सच्चाई का, अपनी आंखों से देख लो। अब मैंने तुम लोगों से सच कहा था कि ये एक जलपरी है। लिली की दोस्त ने ये सब देखकर इतनी हैरान हो गई कि उन्होंने अपनी आँख तक नहीं झपकी। उन्होंने आर्या को करीब से देखा और उन्हें यकीन आया कि ये आर्या ही है। वो हैरान थे। जब ये सब हो रहा था तो पानी के अंदर से चुड़ैल वेगा ये सब देख रही थी और उसने सोचा कि ये सब इसके फायदे के लिए है। लगता है कि आर्या को मदद की जरूरत है। मैं तो कब से इसी मौके की तलाश में थी। वेगा ने अपने ऑक्टोपस पैर पानी से बाहर निकाले और उसे आर्या की तरफ फेंके। उसने वो कांच का डब्बा उठाया जिसके अंदर आर्या थी। लिली और उसकी दोस्तें ये सब देखकर बहुत हैरान हो गईं और वो सारे डर चुके थे। आर्या ने डब्बा खोलना चाहा लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाई। वेगा आर्या को पानी के अंदर ले गई और लड़कियां सिर्फ खड़े होकर देखती रह गईं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक ऑक्टोपस शहजादी को कैसे लेके जा सकती है? वेगा ने उस कांच के डब्बे को नीचे से खोला और जलपरी आर्या को आजाद कर दिया। वेगा, तुमने मेरी जान बचाई। तुम बहुत अच्छी हो वेगा। हाँ शहजादी, मैंने तुम्हें बचाया है और इसके बदले तुम्हें मुझे इस समंदर के महल की चाबी देनी होगी। क्या? नहीं। हाँ। देखो, तुमने मुझे बचाया, मैं बहुत शुक्रमंद हूँ, मगर मैं ये नहीं कर सकती कि मैं तुम्हें उस महल की चाबी दे दूँ। दोस्त वो होता है जो बगैर किसी मतलब के मदद करे। ये सब सुनकर वेगा चाहती थी कि ये जलपरी दोबारा उसके अंदर बंद हो जाए। फिर उसने अपने ऑक्टोपस पैरों से जलपरी पर इंक फेंकना शुरू कर दी। जलपरी ने अपनी जादुई ताकत इस्तेमाल करी और उसे मार दिया और उसके पैरों को एक मिट्टी में फंसा दिया। मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। मैंने तुम पे एहसान किया है। एहसान वो होता है जो जताया नहीं जाता वेगा। अगर तुम एक अच्छी इंसान बनना चाहती हो तो तुम्हें लोगों की मदद करनी चाहिए। जब आर्या महल में वापस आई, उसे याद आया कि लिली ने उसके साथ क्या किया था और वो बहुत उदास थी। वो जल्दी से शहजादी के पास गई ताकि वो उसे बता सके कि क्या हुआ है। फिर उन्होंने लिली से बात की। लिली, मुझे अफसोस है कि मैंने तुमसे झूठ बोला। हाँ, मैं एक जलपरी हूँ। मेरा घर पानी के अंदर और जमीन पर भी है। मैं जमीन और पानी दोनों के लोगों से प्यार करती हूँ। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है शहजादी, मुझे माफ कर दे। अगले दिन आर्या ने सबको बता दिया कि वो एक जलपरी है। पूरी दुनिया में रहने वाले लोग, यहाँ तक कि जानवर भी ये सुनकर बहुत खुश थे, क्योंकि अब उनके पास एक खूबसूरत शहजादी थी जो कि पूरी दुनिया को बचा सकती थी, जमीन के भी और पानी की भी। आदि से बाबा